was the case of Ed Gein, the butcher of Plainfield. हाय अनन्या। Hi Sakshi. तो रिसेंटली हमने थेरानस पे एक रील अपलोड करी है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, तुमने देखी? ओह हाँ, और उस रील को देख के मुझे एक केस भी याद आया। तो हमारी ये स्टोरी शुरू होती है बैक इन 1906 व्हेन एड का जन्म होता है यूएसए की कंट्री ला क्रोसे में। एंड उसके फादर जॉर्ज गीन उस वक्त ला क्रोसे में ही विस्कॉन्सिन नाम का एक स्टेट था, वहाँ पे टैनर एंड कारपेंटर एंड फायर फाइटर ऐसी जॉब्स करते थे। कुछ सालों बाद द गीन फैमिली विच इंक्लूडेड ऑफ जॉर्ज, वो जो एड का फादर था, उनकी वाइफ जिसका नाम ऑगस्टा था एंड उसका भाई, बड़ा भाई एड का हेनरी, ये सब मूव बैक करते हैं टू द टाउन ऑफ प्लेनफील्ड। वो एक छोटा सा टाउन होता है एंड वहाँ पे अपना सारा बिजनेस विस्कॉन्सिन में छोड़ के पूरी गीन फैमिली आती है एक फार्म लैंड पे रहने। अब बिकॉज अब वो लोग सिटी से टाउन लाइफ में आ जाते हैं तो माहौल में बहुत शिफ्ट आता है। इस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा असर आई वुड से एड पे ही पड़ता है बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट एंड एड की जो मदर थी शी वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट। तो इसके लिए मुझे लगता है मुझे पहले आपको एड की फैमिली के बारे में बताना ज़रूरी है। उसका कि फैमिली स्टेटस कैसा था ना? हाँ, कि उसकी मदर कैसी थी, उसके फादर कैसे थे, उसका भाई कैसा था एंड ये सब उसकी लाइफ पे, उसके बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं एड की मदर ऑगस्टा गी। सो ऑगस्टा वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, शी वॉज वेरी रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस थी एंड वो ऊपरी तौर से लूथेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी। सो लूथेरियन प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, इसका इनके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं विच इज़ सोल ग्रेस, सोल फेथ एंड सोल स्क्रिप्चर। इसका सिंपल सा एंड ईजी एक्सप्लेनेशन यही है कि बाइबल क्रिश्चियंस की अकेली ऐसी स्क्रिप्चर है जो उनके भगवान लाइक जीसस क्राइस्ट को इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। ओके। इसका सबसे इजी एक्सप्लेनेशन यही है। तो ऑगस्टा बहुत रिलीजियस थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, लूथेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी, लेकिन केवल ऊपर से। ऐसा उसने कभी भी नहीं कहीं कहा है या ऐसे जताया है कि वो उसे सच में एक्चुअली में फॉलो करती थी, बट शी वॉज वेरी रिलीजियस टू द पॉइंट। इतनी रिलीजियस थी कि उसने अपने दोनों बेटों को लगभग हर दिन बैठ के बाइबल से वर्सेस बताए हैं एंड उसने बार बार ये फोकस किया है अबाउट इमॉर्टैलिटी ऑफ द फिजिकल बॉडी, जिसको हम हिंदी में ये कहते हैं कि इंसान का फिज़िकल बॉडी जब मर जा रही है, जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी फिज़िकल बॉडी जल जाती है या ख़त्म हो जाती है, बट हमारा सोल, हमारी आत्मा तब भी जिंदा रहती है। इस पे ऑगस्टा बहुत फर्म बिलीव करती थी। दूसरा, शी वॉज वेरी अगेंस्ट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड एवरीथिंग। मतलब वो अपने बेटों को बार बार बताती थी कि शराब पीना बहुत गलत है एंड ऑल्सो वो ये भी कहती थी कि उसके अलावा बाकी सारी औरतें या लेडीज़ जो इस दुनिया में हैं वो कभी भी एक सिंगल सेक्सुअल पार्टनर के साथ नहीं रहती हैं। ओके। लाइक एवरी गर्ल, एवरी वुमन जो वो नहीं है, उसके अलावा, ऑगस्टा के अलावा, वो सब बहुत ज़्यादा ईविल हैं एंड उनके काफ़ी सारे सेक्सुअल इनकाउंटर्स हो रहे थे। एग्जैक्टली, वो कभी भी लॉयल या फेथफुल नहीं रह सकते। तो ये थिंक्स कि वो प्योर है। हाँ, इन अ वे। यस। इसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हम इतना समझ जाएंगे इतनी सारी बातों से कि ऑगस्टा वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड बिकॉज इनका सिटी से प्लेनफील्ड टाउन में वापस आना हुआ था, लाइक दे शिफ्टेड बैक फ्रॉम अ सिटी लाइफ टू प्लेनफील्ड जो एक छोटा सा टाउन था एंड प्लस ये फार्म लैंड पे रहते थे। तो ऑगस्टा के पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने दोनों बेटों को और कहीं किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करने दें, उनको आइसोलेट करें। एग्जैक्टली। वो अपने बच्चों को घर में पूरे दिन पढ़ाती है, फिर वो केवल स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर वो पूरे दिन अपनी माँ के साथ वहीं फार्म पे रहते हैं, वहाँ छोटे बहुत काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एड की पूरी ज़िंदगी एक तरीके से कही जाए टिल अप टू 38 ईयर्स वो अपनी माँ के ही आसपास था। उसके सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट उसकी माँ से ही आया। फिर आते हैं ऑगस्टा के हस्बैंड विच इज़ जॉर्ज गीन एंड एड के फादर। सो जॉर्ज गीन वॉज ऐसा उनके नेबर्स, उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनके बाकी दोस्तें और रिलेटिव्स ने बताया है कि जॉर्ज गीन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे। वो बहुत शराब पीते थे एंड इसकी वजह से वो बहुत अब्यूज़िव भी हो गए थे कि वो अपनी बीवी की कदर नहीं करते थे एंड अपने बेटों को मारते पीटते भी थे टू द पॉइंट कि एक बार ये भी उनके फैमिली रिलेटिव्स ने बताया है कि जब भी एड अपने पापा के पास यानी कि जॉर्ज के पास अपनी स्कूल की बातें लाता था कि मुझे इस या इस लड़के ने परेशान किया, मुझे बुली किया, तो वो उल्टा उसी को मारते थे। यस। एंड सो
विद अ वेरी डिटैच्ड फादर। मुझे नहीं लगता कि एड के पास कोई और अच्छा मेल फिगर होगा। ये बात लाती है हमें एड के बड़े भाई पे, हु वाज हेनरी ग्रीन। सो हेनरी एड का बड़ा भाई था, एंड जिस तरीके से एड अपनी माँ से जुड़ा हुआ था, हेनरी नहीं था। हेनरी एक सिंपल लाइफ चाहता था, एंड जब वो प्लेन फील्ड वापस आए तो हेनरी एक डिवोर्स्ड मदर के प्यार में पड़ गया। वो डिवोर्स मदर के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी थी। सो ही फेल इन लव विद हर, और वो उसके साथ मूव इन करना चाहता था। एंड ये बहुत सारे सोर्सेज ने बताया है, बी इट रिलेटिव्स बी इट फ्रेंड्स, कि एड अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाता था। इस वजह से उसकी और हेनरी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी। एंड ये है कि जब हेनरी कभी भी अपनी माँ की बुराई करता था या उनके खिलाफ बोलता था, लाइक अगर उन्होंने कोई डिसीजन कहा जो हेनरी को नहीं अच्छा लगा, लाइक ऑगस्टा के कुछ बिलीव्स होंगे जो शायद हेनरी को नहीं अच्छे लगते होंगे, मे बी वो बिलीव उस विडोड लवर के भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शी वॉज अ फर्म बिलीवर कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत प्योर नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर हर। तो हो सकता है इस बेसिस पे हेनरी और उसकी मदर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हों, लेकिन एड ये डिफरेंसेस के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। ये बताया गया कि ही यूज्ड टू गेट फिजिकली हर्ट एंड डिस्टर्ब। वो दिखता था कि ओ उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत हर्ट हुआ कि उसके बड़े भाई ने उसकी माँ के खिलाफ कुछ भी बोला। सो नाउ जब हमें इन तीनों फैमिली मेम्बर्स जो एड के सबसे क्लोज से पता चल गया है, तब हम बात करते हैं कि हाउ वॉज एड्स पर्सनैलिटी। अब इन तीनों फैमिली मेम्बर्स के चाहे इन्फ्लुएंस से कहो या उसके खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कहो, जो कि इन्फ्लुएंस हुए होंगे ऑब्वियसली उसके पेरेंटल फिगर, उसके भाई के थ्रू। एड को टीचर्स एंड उसके खुद के दोस्त जो स्कूल में थे वो बताते थे एक्चुअली एड के कभी स्कूल में दोस्त नहीं थे, बिकॉज ही वॉज़ वेरी इंट्रोवर्ट शाय, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसके सबसे बड़े रीज़न थे, पहला कि एड की जो दोनों आँखें थी वो साथ में फोकस नहीं कर पाती थी, वो साथ में अलाइंड नहीं थी। एक आँख इधर थी तो दूसरी आँख इधर है, सो वो कभी भी साथ में फोकस नहीं कर पाती थी। इसको हम ये भी टर्म कह सकते हैं द लेज़ी आई, जिसका ये है कि सिंपल सा कि दोनों आइज़ अलाइंड नहीं हैं और सेम फोकस नहीं कर पाती। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सम इंजरी, उसके होंठ पे कुछ चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ला के बोलता था, लाइक उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं एक छोटा सा लड़का जो सिटी लाइफ को छोड़कर सबर्ब्स में प्लेन फील्ड के एक छोटे से टाउन में आता है, उसकी जब ऐसी 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है, तो किस तरह से उसे आइसोलेट किया जाता है। लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके कोई दोस्त नहीं बन पाए, बच्चों ने उसे वियर्ड कह के क्लास में सबसे अलग कर दिया। तो इस वजह से ही यूज्ड टू बिकम वेरी डिस्टेंट एंड आइसोलेट। उसकी टीचर्स का कहना है कि कभी कभी तो वो रैंडमली हंसने लगता था क्लास में, जैसे कि वो मानो अपने खुद के किसी इंटरनल जोक पे हंस रहा है। एंड लेकिन इन सब का असर कभी उसकी पढ़ाइयों पे नहीं हुआ। लाइक ही वॉज़ वेरी गुड इन रीडिंग, तो ही वॉज अ शाय किड, पढ़ाई में अच्छा था, रीडिंग में अच्छा था। उसके दोस्त नहीं थे, माँ उसकी पूरी दुनिया थी, अब्यूजिव फादर, और एक भाई जो था तो उसकी ज़िंदगी में, बट एज सच उसे एड इतना क्लोज नहीं। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता अभी तक हमें कहीं लगा होगा कि ये बच्चा कहीं से भी मॉन्स्टर बन सकता है। सो अब हम इस पर आगे बात करते हैं कि 1940 में गीन फैमिली की सबसे पहली ट्रेजेडी होती है, जिसमें एड गीन के फादर जॉर्ज गीन की डेथ होती है। ड्यू टू हार्ट फेलियर उनकी डेथ हो जाती है। एंड बिकॉज एड कभी इतना क्लोज था नहीं, बट स्टिल वो फादर थे उसके, तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा उसके इमोशंस पे। एंड उसके बाद एड के फादर की डेथ के बाद इट वॉज ओनली एड एंड उसकी मदर एंड उसका भाई जो उसके साथ उस फार्म पे रहता था। अब बिकॉज उनके मेन उस फैमिली का हेड इज़ नाउ डेड, तो उनके पास पैसे कमाने के ज़रिए कम हो गए थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज जिस टाइम पे एड के फादर की डेथ हुई थी, एड 38 ईयर्स का था, तो यू कैन रियलाइज़ कि 38 ईयर्स का था। एंड तब भी रिसोर्सेज एंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि पैसे की कमी आ गई थी, दैट मीन्स खर्चा ज़्यादा था एंड कमाई कम थी। तो उस गैप को भरने के लिए एड और उसका भाई अपने फार्म के साथ साथ लोकल में भी काम करने लगा। एंड एड बेबी सिटिंग भी करता था, एंड ऐसा जहाँ वो बेबी सिटिंग करता था, ऐसा उन्होंने बताया था कि एड बड़ों से ज़्यादा बच्चों से रिलेट कर पाता है। इसके बहुत सारे रीजंस अगेन हो सकते हैं कि
बिकॉज उसे कभी बड़े नहीं समझ पाए, वो अपनी खुद के एज ग्रुप वालों के साथ कभी घुल मिल नहीं पाया। घुल मिल नहीं पाया, वो उसे हाँ। वियर्ड समझते हैं या फिर उसका Exactly. मजाक बनाते हैं, Yes. जबकि बच्चे शायद ऐसा ना कर रहे हो, उसे ज़्यादा हाँ। समझ रहे हो और उसकी बातें ज़्यादा समझ रहे हो। हाँ, बच्चे उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते, तो बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उसके लेजी आई, उसके तुतलानेपन से, वो उसे बिल्कुल नेचुरली इंटरेक्ट करते थे उसके साथ। अभी सिटिंग की जॉब्स बहुत आराम से कर लेता था। फिर लगभग कुछ 4 साल बाद 1944 में एड और उसका भाई एक दिन फार्म पे काम कर रहे थे एंड अचानक से फार्म पे आग लग जाती है एंड इसकी वजह से फायर फाइटर्स आते हैं, वो आग बुझाते हैं। लेकिन जब आग बुझती है तो हेनरी का कोई अता पता नहीं होता है। हेनरी जो कि एड का बड़ा भाई था, उसका कोई अता पता नहीं होता है फार्म पे। वो वहाँ से भाग चुका होता है भाई। यही ढूंढने के लिए फिर एक सर्च पार्टी जाती है, वो पूरा फार्म चेक करती है। तो जहाँ किसी एक जगह लाइक फार्म के पीछे वाले एरिया में जहाँ आग लगी थी, मतलब वहाँ पे हेनरी ऐसे मुंह के बल ज़मीन पे लेटा हुआ था। ओके। उसकी बॉडी पे कोई भी बर्न मार्क्स नहीं था, कोई भी इंजरी मार्क्स नहीं था। ऑटोप्सी रिवील करती है कि हार्ट फेलियर से डेथ हुई थी, बट उसके डेथ के सराउंड बहुत ज़्यादा र्यूमर्स होते हैं कि हो सकता है एड ने उसको मार दिया हो या कुछ ऐसा दे दिया हो जिसकी वजह से उसका हार्ट फेलियर हुआ हो। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बोला था, एड अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मतलब लड़ाई में हो सकता है कि उसकी माँ से लड़ाई हुई हो तो बदला लेने कुछ भी हो सकता है, बहुत र्यूमर्स थे। सो इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई बेसिक मतलब प्रूफ नहीं है कि एड ही वजह थी, क्योंकि ऑटोप्सी ने रिवील किया कि हार्ट फेलियर था। तो इट कैन ऑल्सो बी नेचुरल, बट ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंटल था कि जिस दिन आग लगी उसी दिन हेनरी की डेथ होती है। सो अब हेनरी की डेथ हो जाती है, तो अब पूरे फार्म में एंड एड गीन की फैमिली में, गीन फैमिली में 2 ही लोग बचते हैं, विच इज़ एड एंड एड की मदर, द 2 पीपल हु आर ईच अदर्स ओनली सपोर्ट, चाहे इमोशनल चाहे सोशल, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, लाइक लव एज अ मदर एंड सन या फिर एक ऑब्सेसिव लवर के टाइप में। बिकॉज जब एड की मदर को पहला स्ट्रोक पड़ता है जो उन्हें पूरा पैरालाइज कर देता है, एड अपनी मदर की बिल्कुल एक बच्चे के तरीके केयर करता है। तो उनको जब पहला अपना स्ट्रोक पड़ता है ऑगस्टा को, तो शी बिकम्स पैरालाइज्ड एंड एड ने अपनी मदर की उस वक्त बिल्कुल एक बच्चे के तरीके केयर की थी। एंड तो आप समझ ही सकते हैं वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। फिर 1945 को उन्हें सेकंड स्ट्रोक आता है ऑगस्टा को एंड शी डाइज। ओके। तो जो अगस्ता थी उसकी मदर थी, क्या उनका रिलेशनशिप सच में इतना अच्छा था कि वो इतनी अच्छी थी? क्योंकि तुमने उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, पर कहीं भी ये नहीं था कि वो कैसी थी उसके साथ। जैसे कि उसके पेरेंट्स, उसका फादर था वो बहुत अब्यूसिव था, क्या वो भी ऐसे अब्यूसिव थी या उसकी सुनती थी, उसको समझती थी? उनका रिलेशन कैसा था? देखो, एड की तरफ से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखते हैं, एड लव्ड हिज मदर। एक इतनी एक्सटेंड था कि वो उन्हें आइडियलाइज करता था कि मेरी मम्मी कभी गलत ही नहीं हो सकती। तो अगर वो किसी रीज़न से एड को अगर अब्यूज़ करती भी होंगी तो एड उसे अब्यूज़ नहीं कर सकता, कभी मानता ही नहीं होगा। ओके। तो मतलब वो उतना अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था कि बहुत उनका जो ज़्यादा। अब्यूज़ था वो उसे कभी नहीं लगा, जैसे कि उसके फादर के लिए था। यस, फादर का एक्चुअली रिलेटिव्स ने देखा था अब्यूज़ करते हुए, बट एड की मदर का ऐसे कभी नहीं हुआ, सुनने में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है शी माइट नॉट बी अब्यूजिव, पर अगर वो होंगी भी तो एड मुझे नहीं लगता इतना प्यार करता था, इतना आइडियलाइज करता था कि वो ये मानता कि मेरी मम्मी ने मुझे अब्यूज़ किया वो कहीं बुरी है। वो ऐसा कभी सोचता ही ना। हाँ जी। तो हमारे पास ऐसा सच कोई विटनेस नहीं है, आई विटनेस नहीं है, जैसा हमारे पास एड के फादर के केस में थे। यस, तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस इट इज। ठीक, सो कमिंग बैक टू द डेथ ऑफ हिज 3 फैमिली मेम्बर्स, एड के 3 फैमिली मेम्बर्स। एड तो जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे डेथ हुई, 1940 फर्स्ट डेथ, 1944 हेनरी की डेथ एंड 1945 उसकी मदर की डेथ। मदर जो कि उसका सब कुछ थी। सो आप देख सकते हैं कि इन अ स्पैन ऑफ 5 years एड का सारा इमोशनल सपोर्ट उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है। एंड सो अब आप सोच सकते हैं कि एड बिल्कुल अकेला था उस पूरे फार्म पे। तो उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ बताई, एंड जब उसके घर को भी बाद में विज़िट किया गया था बाय अथॉरिटीज़, उन्होंने नोटिस किया जो पूरा फार्म था उसमें केवल जो उसकी मदर के कमरे थे वो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन थे, लाइक बिल्कुल साफ़ थे, साफ़ सुथरे, उसमें एक दाग नहीं, एक गंदगी नहीं। बाकी पूरा घर बिल्कुल गंदा, लाइक ऐसा कि कहो सालों से साफ़ ही ना हुआ हो। एंड उस वक्त कई रिसोर्सेज ने यह भी बताया था कि जब एड अकेला हो गया था तो वो बहुत ज़्यादा मैगजीन्स पढ़ने लगा था, लाइक पल्प मैगजीन्स उस टाइम पे फेमस थी। पल्प मैगजीन्स
आर बेसिकली बहुत चीप मैगजीन्स होती थी उस वक्त, जो ऐसी सब चीज़ें कवर करती थी लाइक फिक्शन और डिटेक्टिव स्टोरीज। एंड एड जो कुछ स्पेसिफिक पल्प मैगजीन पढ़ता था वो थी कैनिबलिज्म एंड नाजी अट्रॉसिटी। लाइक वो इन दोनों स्पेसिफिक टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा पढ़ता था। एंड ये भी था रिपोर्ट्स में कि वो एक औरत थी इल्से कोच करके, इल्से कोच, आई डोंट नो हर जर्मन प्रोनाउंसिएशन करेक्टली, बट वो एक नोटोरियस क्रिमिनल थी नाजी जर्मनी की। लाइक वो एक ऐसी औरत थी जो नाजी के फेवर में थी एंड उसने कुछ ऐसे क्राइम्स किए थे जिसमें वो कुछ ऐसे ही लोगों को मारती थी जिनके टैटूज़ होते थे और उनकी स्किन काटती थी या समथिंग लाइक दिस। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं वो इससे इंस्पायर हो रहा था। हाँ, मतलब लाइक उसको पसंद था ये सब। वो Okay. पल्प मैगजीन पढ़ रहा है, वो ऐसी औरत को भी लाइक हाँ पसंद कर रहा है, पसंद कर रहा है। लाइक सुनना उसकी स्टोरीज इस तरीके से। एंड तो फिर ये सब होता है। एंड जो एड होता है वो आई गेस 1945 जब उसकी मदर की डेथ होती है, उसके बाद से ये सब इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। एंड फिर आता है नवंबर 1957 व्हेन प्लेनफील्ड टाउन की सबसे पहली हाई प्रोफाइल या कहो ऐसी डिसअपियरेंस होती है बर्निस वार्डन की, जो वहाँ के हार्डवेयर स्टोर या कि जिसको कहें कि लोहे के दुकान जो होती है वहाँ पे काम करती थी। एंड वो गायब हो जाती है क्योंकि जब उनका बेटा जो वहाँ का शेरिफ होता है वो जब उनके दुकान में शाम को जाता है कि मेरी माँ घर क्यों नहीं आई, वो देखता है कि ज़मीन पे उस दुकान के खून के छींटे पड़े हुए थे और जो कैश काउंटर पे रजिस्टर होता है वो ऐसे खुला पड़ा हुआ था, जो ऐसे होता नहीं था कभी। एंड ऑब्वियसली खून के छींटे पड़े हैं तो वो शेरिफ था, वो तुरंत अलर्ट होता है एंड समथिंग इज रॉन्ग, येस समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। तब ही चेक्स द रजिस्टर एंड ये पता चलता है कि आखिरी जो चीज़ खरीदी गई थी वो एंटी फ्रीज थी, विच इज़ बेसिकली एक केमिकल होता है जो पानी में डाला जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटाने के लिए, और ये यूज़ होता है मोटर व्हीकल में। ओके, और ये एंटी फ्रीज खरीदा किसने था? एड ने, एड ही। एंड ये लास्ट एंट्री थी, उसके बाद उसकी माँ गायब थी। तो सबसे पहला शक ऑब्वियसली जाता है किस पे? एड पे। तो अब अथॉरिटीज़ एड के फार्म पे जाती हैं और वहाँ जो वो देखती हैं, जो चीज़ें उनको मिलती हैं, वो शायद ही किसी इंसान का काम था। उसकी बॉडी लाइक बर्निस वार्डन की बॉडी क्रॉस बार के थ्रू अपसाइड डाउन उल्टी टंगी थी। उनकी दोनों टांगें क्रॉस बार के थ्रू ऊपर ऐसे टांगी थी, उनका पूरा शरीर नीचे था, उनका हेड गायब था, उनकी पूरी बॉडी बीच में से काट के एज इफ उनके सारे ऑर्गन्स निकाले गए हों और केवल स्किन बची हो, ऐसे टंगी हुई थी। दिस वॉज बर्निस वार्डन, जो ऑटोप्सी के बाद पता चला। दिस वॉज द स्किन ऑफ बर्निस वार्डन जो मिली थी एड के फार्म से। तो जब ऑफिसर्स ने एंड ये देखा तो ऑब्वियसली हमें जैसा रिएक्शन हुआ कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, सच में। तो फिर ऑफिसर्स को भी यही हुआ एंड फिर एक थरो रिसर्च शुरू हुई, उसके पूरे फार्म को छाना गया। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आई विल रीड यू आउट जितनी भी आइटम्स उन्होंने वहाँ देखी और फोटोग्राफ्ड थी, दिस इज़ इन द रिकॉर्ड्स, प्लेनफील्ड एंड विस्कॉन्सिन के रिकॉर्ड्स में है। तो ऑफिशियली वार्डन की जो बॉडी आज मैंने डिस्क्राइब की कि उनका सर काट दिया गया था एंड उनकी पूरी बॉडी लेग्स के सहारे ऊपर उल्टी टांगी हुई थी, क्रॉस बार के थ्रू उनके एंगल्स जोड़े हुए थे एंड रोप्स से उनकी हाथ रिस्ट बंधे हुए थे, ठीक है। एंड पूरी ऑर्गन्स इनसाइड से निकाल लिए गए थे एंड ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग उन्हें गोली भी मारी गई थी। एंड जो चीज़ें मिली हैं अपार्ट फ्रॉम वार्डन की बॉडी वर पूरे इंसानी शरीर के बोन्स एंड उसके बोन्स के फ्रेगमेंट, लाइक बोन्स पूरी प्रॉपर और उसके फ्रेगमेंट्स, और एक बास्केट जो ह्यूमन स्किन से निट होके बनी थी। जैसे आपने वाली बास्केट्स देखी होंगी जो एक एक सींग आपस में जोड़ के बनाई जाती है, ह्यूमन स्किन से बनी वेस्ट बास्केट। और एक ह्यूमन स्किन कवरिंग सेवरल चेयर्स, मतलब ढेर सारी चेयर्स जिस पूरी ह्यूमन स्किन से कवर्ड थी। लाइक आप चेयर्स को नॉर्मली कैसे कवर करते हो? चेयर कवर से। ह्यूमन स्किन वॉज कवरिंग दोज चेयर्स फ्रॉम ऊपर से नीचे। वो चेयर नहीं दिख रही थी, केवल ह्यूमन स्किन दिख रही थी। और जो बेड पोस्ट होते हैं, जैसे बेड होता है उसके जो बगल खड़े होने की वो लगे होते हैं पोस्ट पिलर, उसके ऊपर टॉप पे ह्यूमन स्कल थे। कुछ स्कल तो ऐसे भी मिले, फीमेल स्कल, जिनको उसने ऊपर से ऐसे यहाँ से पूरा काट के फिर से जोड़ा था सुई धागे से, ऐसा लग रहा था। एंड फिर
कटोरे जो ह्यूमन स्कल से बने थे, लाइक स्कल तोड़ के उसने कटोरे बना लिए ऐसे, एंड एक फीमेल टॉर्सो स्किन फ्रॉम द शोल्डर्स टू द वेस्ट। कॉर्सेट, जैसे लड़कियों का जो कॉर्सेट होता है, वो पूरा ह्यूमन फीमेल का पूरा स्किन काट के उसने टॉर्सो बनाया। एंड बिकॉज वो जब स्किन काटता था, अब अगर आप स्किन को ऐसे ही काट के यूज़ करने लगोगे तो उससे प्यूटरेट, मतलब उससे बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी, स्मेल आने लगी और वो कहीं ना कहीं सड़ी जाएगी, सड़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो वो उसे पहले टैन करता था, मतलब धूप के नीचे रख के पूरा टैन कर देता था। मतलब द सेम वे जिससे लाइक एनिमल स्किन से लेदर बैग्स exactly. वगैरह बनाया जाता है, हाँ. तो वो इंस्पिरेशन हाँ. वैसे ही। राइट, बट यहाँ जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब जानवरों का ये किया जाता है तो उनके में ऐसी सब चीज़ें लैक्सेटिव्स या कुछ ऐसा डालते होंगे कि एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि हाँ ये एनिमल स्किन है, बट उसके छूते ही पता चल रहा था दिस वाज ह्यूमन फ्लैश। एंड लेगिंग्स बनाई थी उसने ह्यूमन स्किन से, मास्क बने हुए थे पूरे पूरे जो ह्यूमन स्किन, जैसे फीमेल बॉडी की जो ह्यूमन स्किन होती है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर सॉफ्ट दैन मेल स्किन। तो उसकी ऐसे मास्क मिले थे उसके घर पे, जो उसके दोस्तों के अकॉर्डिंग, उसके दोस्तों ने ऐसे बताया था कि जब वो उसके घर गए थे उन्हें ऐसे मास्क टंगे हुए दिखे थे, तो उन्होंने पूछा भी था कि ये क्या है, ऑब्वियसली कोई भी जाके पूछेगा। तो उसने कहा था कि मेरा एक कज़न है जो फिलीपींस में वर्ल्ड वॉर के टाइम सर्व कर रहा था, तो वहाँ से उसने मुझे तोहफे भेजे हैं। एक्चुअली में वो ह्यूमन स्किन थे, ह्यूमन स्किन के छोटे छोटे पार्ट निकाल के उसने सिल के ह्यूमन मास्क बनाए थे जो उसने घर में टांग रखे थे। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली। बर्निस का जो पूरी हेड थी वो एक गत्ते में मिली, एंड ये बहुत सारी चीज़ें थी। बर्निस वार्डन्स हार्ट इन अ प्लास्टिक बैग इन फ्रंट ऑफ गीन्स स्टोव, मतलब उसके स्टोव के सामने एक प्लास्टिक बैग में बर्निस की जो हार्ट था, दिल था, जैसा कि मैंने बताया उसकी बॉडी, बर्निस की बॉडी पूरी, मतलब सारे ऑर्गन्स निकाल के एक एक ऑर्गन केवल स्किन टांगी थी। यू कैन से जैसे डियर्स को पहले टाइम पे जब हंट किया जाता था तो उनकी स्किन नहीं टांगी जाती थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से स्किन पूरी टंगी थी। एंड ऑर्गन्स उसने छोटी छोटी जगह प्लास्टिक बैग में, कहीं किसी गत्ते में, किसी सैक में करके पूरे घर में रखे थे। सबसे फेमस या कहो इनफेमस जो चीज़ इसके यहाँ से मिली थी, इसके फार्म से मिली थी, वॉज द वुमन सूट। वुमन सूट एज इन उसने जो बॉडीज़ निकाली थी ग्रेव से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंड जिन लोगों को मारा था उनकी बॉडी से एक एक ऑर्गन निकाल के उसकी स्किन काटी थी, उन स्किन को जोड़ जोड़ के उसने पूरा ह्यूमन सूट बना लिया था। शरीर के टॉप पार्ट से लेके एंड तक वो वुमन सूट लड़कियों के पूरे फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग था, एंड वो पूरा स्किन से बना हुआ था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ह्यूमन फीमेल निप्पल से बनी हुई पूरी बेल्ट मिली थी, एंड 4 नाक मिली थी घर में, ऐसी कहीं रखी हुई 4 नाक, एंड अ पेयर ऑफ लिप्स ऑन अ विंडो शेड। लिप्स काट के उसने विंडो शेड पे ऐसे सजा रखे थे एज ए वो कोई सजानी ट्रॉफी हो, सजाना या डेकोरेशन का आइटम हो ऐसे। फिंगर नेल फ्रॉम फीमेल फिगर्स, फिंगर नेल्स होते हैं, उसने एक एक फिंगर नेल काट के रखे थे, एंड पूरा लैम्प भी मिला था जो पूरा ह्यूमन स्किन से बना था। देयर इज़ दिस वन वीडियो फोटो जो हमें मिली है, उसमें ये दिख रहा है कि लैम्प, जैसे दिस इज़ अ लैम्प एंड उसके ऊपर उसका लैम्प का लाइट बल्ब होता है, जो लैम्प का स्टैंड होता है, दैट वॉज द वर्टिब्रल कॉलम, द स्पाइनल कॉर्ड, एंड उसके ऊपर जो लैम्प बना था वो ह्यूमन स्किन से बना था, बिकॉज स्टैंड हो गया था तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया था, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड अ लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब इनसाइड। ये पूरा बल्ब उसके घर से लाइक फार्म से मिला है। तो जैसे कि वो इतनी सारी चीज़ें बना रहा है कि वो कंज्यूम भी करता था? नहीं, वो कंज्यूम नहीं करता था, ये केवल बना के रखता था। इट इज़ एज इफ़ वो अपना एक ऑब्सेशन था उसका फीमेल बॉडी की चीज़ों से, फीमेल बॉडी से, उसकी एक्सेसरी से, कि वो सारी चीज़ें फीमेल बॉडी से ही करता था। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है ना, जैसे उसके मदर का उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानता था। हाँ। और सेम उसका ये भी है कि उसके फादर कारपेंटर और टीन करता था, तो वही सेम चीज़ कर रहा है, वो ये चीज़ों को बहुत मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है कि वो अपने दोनों ही पेरेंट्स को लाइक एक तरीके से कहा जाए अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रखा है। सो अब जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं उसके घर में, एंड जैसा कि मैंने बताया था उसके मदर के कमरे एंड उसकी जगह जो थी वो लाइक उसके मदर के कमरे में रहता भी नहीं था, जो उसने बिल्कुल साफ सुथरी रखी थी वहाँ वो रहता भी नहीं था। वो किचन के बगल में छोटे से कमरे में जो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था वहाँ रहता था। उसके अलावा अथॉरिटीज़ ने देखा कि पूरा घर बिल्कुल गंदा था, इस तरह से गंदा था कि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद एड की क्वेश्चनिंग शुरू होती है
एड की क्वेश्चनिंग में ये एड ऐसा बताता है कि इसके बाद एड की क्वेश्चनिंग शुरू होती है जिसमें एड बताता है कि 1947 से लेके 1952 तक उसने 40 बार ग्रेवयार्ड गया है रात में। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो इन 40 बार एक ऐसे स्टेट में रहता था, डेज में रहता था, जहाँ से होश ही नहीं होता था वो क्या कर रहा है। जैसे मतलब आप कहो कि वो दिन भर काम करके वापस घर आता है, रात में अचानक से वो एक ऐसे फेज़ में चला जाता है जहाँ से होश ही नहीं रहता उसकी दुनिया का, उसकी जहाँ का, उसके अगल बगल क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसे कोई अंदाज़ा नहीं रहता। तब वो घर से निकल जाता है ग्रेवयार्ड की ओर। और ग्रेवयार्ड में जितने भी नए खुदे हुए ग्रेव होते हैं ऑफ मिडिल एज्ड विमेन, वो जो पूरे नहीं हुए होते हैं, जैसे ग्रेव जो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको वापस से खोता है, उनकी बॉडीज़ निकालता है और उन्हें घर लेके आता है। उसने ऐसा एडमिट किया है अकॉर्डिंग टू हिम कि 40 में से एटलीस्ट 30 विजिट्स में वो उन मतलब डेज से बाहर आ जाता है और बॉडी वापस छोड़ के वापस आ जाता है, मतलब ग्रेव में छोड़ के वापस घर आ जाता है, बिकॉज उसे रियलाइज़ होता है ओह मैं क्या कर रहा हूँ। पर बाकी के विजिट्स में वो बॉडी लेके वापस आता है। तो अथॉरिटीज़ ये कंफर्म करने ग्रेवयार्ड भी गई थी कि क्या एक इंसान सिंगल हैंडेडली एक सब कर सके या ये सब बना के बोल रहा है। बट सब कुछ सही पाया गया बिकॉज उसने जो ग्रेव्स कहे कि मैंने यहाँ से बॉडी निकाली थी वो ग्रेव्स खाली थे, या उसने ऐसा कहा था कि मैं कुछ चुराता नहीं था, लाइक अगर मुझे मिलता था कि इसकी बॉडी पर रिंग है तो वापस जाके रिंग बॉक्स में रख देता था। तो सब कुछ पुलिस को एग्जैक्टली वैसा ही मिला। तो ये हमें वेरीफाई हो गया कि हाँ एड झूठ नहीं बोल रहा था, वो सही बोल रहा था। जैसे कि जो एड है वो डेज में रहता है, तुमने बोला कि वो उस वक्त वो कर रहा होता है, ये बॉडीज़ ला रहा होता है, उन्हें काट रहा होता है, उसे नहीं पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इवन जब उसे पता चल जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ या मैंने ये करा है, तब तो उसे एंग्जाइटी फील होती होगी या अवेयरनेस फील होती होगी कि दिस इज़ रॉन्ग। यस, इसका सबसे सही आंसर आई गेस यही होगा कि वो अपनी मदर को बहुत चाहता था, उन्हें आइडलाइज़ करता था, लेकिन एक पॉइंट पे जाके ये आइडलाइजेशन ऑब्सेशन में बदल गई। एंड बिकॉज उसकी मदर की डेथ के बाद वो इस तरह से दुखी होता था, अलोन हो गया था कि उसकी जो ग्रीफ थी, उसकी मदर की तरफ जो दुख था जो उनके मरने पे हुआ, वो शायद वो कहीं अच्छे से निकाल नहीं पाया। लाइक उसके पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिससे उस दुख के बारे में दुख बांट सके, अपनी बातें शेयर कर सके। तो वो जो ग्रीफ थी वो धीरे 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 बढ़ती ही चली, मतलब वो ग्रीफ कभी ख़त्म ही नहीं हुई। इस तरह की वो ग्रीफ पैथोलॉजिकल ग्रीफ बन गई, वो एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर बन गई उसके लिए। तो ये पैथोलॉजिकल ग्रीफ होता ही है, लाइक व्हाट इज इट? पैथोलॉजिकल ग्रीफ इज़ जब आपकी ग्रीफ या आपका दुख रिलेटेड टू अ सर्टेन इंसिडेंट या एक्सीडेंट इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है कि वो फिर नॉर्मल स्टेट में आपको नहीं रहने देता है, आपको अब नॉर्मल सिचुएशन में कर देता है जहाँ आपकी मेंटल एबिलिटी बिल्कुल ख़राब होने लगती है, इस हद तक कि आप सही से फंक्शन नहीं कर पाते हो, अपनी डे टू डे लाइफ में भी बिल्कुल खोए से हो जाते हो। दिस इज़ पैथोलॉजिकल ग्रीफ। तो इस पैथोलॉजिकल ग्रीफ से सफ़र करते करते बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ऑब्सेस्ड, तो वो अपनी मदर से क्लोज भी होना चाहता था। एंड ऑल्सो बिकॉज वो इतना अलोन हो गया था तो उसके में अब धीरे धीरे थोड़े से साइकोसिस के सिम्टम्स दिखने लग रहे थे, वो डिल्यूजनल हो गया था। बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा था वो बचपन से अकेला था, उसको कभी फ्रेंड्स नहीं मिले, तो उसकी अपने अंदर में ही एक अलग सी दुनिया बन गई। उसके दो चेहरे, हर इंसान के दो चेहरे, उसके अंदर का जो उसका चेहरा, उसकी दुनिया थी वो बिल्कुल अलग थी, वो डिल्यूजन से भरी हुई थी। और अब जब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और वो बिल्कुल अकेला हो गया था, वो अलग ही ख्वाब में रहता था, वो डिल्यूजन्स में था, हल्यूसिनेशंस तक उसको सफ़र हुए थे, ऐसा रिपोर्ट्स में आया था। तो जब इस कदर उसे हल्यूसिनेशंस हो रहे थे तो जो उसके रात की जो विजिट्स थी ग्रेवयार्ड, ये कहा जा सकता है कि ही वॉज सो डिल्यूजनल, वो इतना हल्यूसिनेट करने लगा था कि वो ग्रेवयार्ड्स कब जा रहा था, क्या कर रहा था, उसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। एंड बिकॉज उसका ये डिल्यूजन और साइकोसिस उसके ऑब्सेशन के साथ था, लाइक उसके अंदर जो उसकी पर्सनैलिटी, उसके जो दुनिया थी उसके अंदर, वहाँ पे उसका ये ऑब्सेशन एंड साइकोसिस साथ साथ था। तो वो इस डिल्यूजन में जाके भी एक मिडिल एज वुमन का ही ग्रेव खोदता है, बिकॉज वो उसके मदर से उसको और क्लोज लगा थी, वो अपनी मदर की ही एज की वुमेन के ग्रेव्स को खोद रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट जिसने उसके बिहेवियर और उसके केस को स्टडी किया था, उसका जो बॉडीज़ निकाल के घर ला के काट के विमन सूट बनाना, चीज़ें रखना, इट कैन बी सेड कि वो अपनी मदर के इतना क्लोज आना चाहता था कि वो लिटरली अपनी मदर को ही ध्यान में रख के स्किन काट के विमेन सूट बना रहा था। अकॉर्डिंग टू उसके दिमाग के हिसाब से वो जो विमेन सूट था वो उसकी मदर की स्किन थी, एंड वो एक्चुअली में उसकी मदर की स्किन में आना चाहता था।
ओके, मतलब उसने ये चीज़ एक्सप्लेन करी जब वो पकड़ा गया कि व्हाई वाज ही डूइंग दैट, मतलब ऐसा हमें साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स में मिला, मे बी उसको मेंटल इंस्टीट्यूट में ये सब पूछा गया हो, इन्वेस्टिगेट किया, उसके बिहेवियर पे एनालाइज किया हो, तो साइकोलॉजिस्ट कंक्लूजन पे पहुंचे बिकॉज उसके सिम्टम्स बहुत क्लियर थे एंड वो उसने जो भी बताया वो बिल्कुल क्लियर बताया कि हाँ मैंने यहाँ इस ग्रेव से निकाला, और उसका जो ऑब्सेशन था उसकी मदर से वो कभी नहीं छुपाता था, टू द पॉइंट कि एक साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि जब उसकी मदर की डेथ हुई तो एड ने अपना लव ऑफ लाइफ खो दिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात हुई है साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, टू द पॉइंट कि वो अपने फादर को एज एन एनिमी देखने लगते हैं, और ये उनकी फैसिनेशन अपनी मदर के थ्रू एक पॉइंट पे सेक्सुअल हो जाती है, और जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ओ ये तो सेक्सुअल हो गया, वो मेरी खुद की मदर है, तो वो अपनी फीलिंग्स को चैनलाइज कर देते हैं। अब उनकी मदर उनके लिए एज अ फ्रेंड या आइडल फिगर हो गई हैं, एंड उनके फादर को ही वो अपने फादर की तरीके बनना चाहते हैं, बिकॉज उनको अब समझ में आ गया ओ मैं तो सेक्सुअलाइज कर रहा हूँ अपनी मदर को। हाँ, और कहीं ना कहीं वो अपनी मदर का सेम बिहेवियर या जैसी भी वो है हम्म, कैरेक्टर, वो अपने सेक्सुअल पार्टनर में भी देखना चाहते हैं, जो फ्यूचर पार्टनर। एग्जैक्टली। सो इस कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो एड में ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, वो विमेन प्रूवन था। एग्जैक्टली, मतलब साइको देर आर मैनी स्टोरीज एंड मैनी मूवीज़ एंड सीरीज जो एड की स्टोरी पे बेस्ड हैं, उसमें से द साइको का नॉर्मन बेट्स, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का लेदर फेस एंड साइलेंस ऑफ द लैम्स का बफेलो बिल हैव बीन लाइक द कैरेक्टर्स जिनको एड गीन की पर्सनैलिटी से उठाया गया है। एंड ये केस बहुत डिस्टर्बिंग था बिकॉज सबसे पहली चीज़, एक शाय एंड इंट्रोवर्ट लड़का एक मॉन्स्टर के तरीके सामने आया, इट वाज वेरी शॉकिंग, उसके खुद के रिलेटिव्स के लिए, उसके नेबर्स के लिए, सबके लिए। एड गीन का केस एक मिरर है, एक मिरर रिफ्लेक्शन है कि कैसे जब लोनलीनेस, रिप्रेशन, गिल्ट एंड आइसोलेशन इंसान के दिमाग में सड़ जाता है, बिल्कुल रॉट हो जाता है ओवर द ईयर्स, तो इंसान का दिमाग एक ग्रेवयार्ड बन जाता है ऑफ मॉन्स्ट्रोसिटी, ऑफ किलिंग एंड ऑफ lethal emotions. So that is for today. This is Theranist, Bringing you the answer.